हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए यहाँ पे DFCCL के 2023 के रिक्रूटमेंट में हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे, आज उसका 9वां एपिसोड है। अब तक हम लोग टोटल 8 एपिसोड इसके ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के और DFCCL के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको सॉल्व कर रहे थे, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा CBT फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब से मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, आप लोग बार बार इसके PDF की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, बार बार PDF की। तो मैं पहले आपसे यही कहूँगा कि आप लोग एक बार अपना नोट्स बना के देखिए, ठीक है, उससे पढ़िए और फिर PDF से पढ़िए, फिर देखिए किससे अच्छा लगता है। आप लोग अपने से अगर नोट्स बनाते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपको दिखती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप नोट करते रहिए और उसको एक बार पढ़िए तो वो ठीक लगेगा, ठीक है। एंड टाइम में वहीं आपके काम आएगा। अदरवाइज़ मैं आपको PDF इसके नीचे आज एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप उस पर जा करके इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ये जो जितने मैंने पढ़ाए हैं उसको मैंने सेव जरूर किया है, बट वो सब थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है। मतलब कोई 1 से लेकर के 10 तक या 5 से लेकर के 15 तक 20 तक ऐसे कर करके है। कुछ अच्छे भी हैं, बट सब थोड़ा सा टूटा फूटा सा है PDF, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बट अगर आपकी डिमांड है तो मैं यहाँ पे एक PDF इसके नीचे क्या करूँगा, मतलब टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, उसमें PDF मैं अपलोड कर दे रहा हूँ सारा का सारा। आप लोग वहाँ जाकर के PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी? तो आपको जैसा कि पता ही है कि उत्तर प्रदेश नाम चेंज करने के मामले में काफ़ी आगे है, चाहे वो शहरों का नाम हो चाहे वो स्टेशन का नाम हो। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश के बनारस से होंगे या फिर इसके आसपास के होंगे उनके लिए तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो बनारस रेलवे स्टेशन है, बनारस का नाम तो काफ़ी मतलब फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी पुराना शहर है, ये धार्मिक स्थल है यहाँ पे। तो इसका पहले जो नाम हुआ करता था मडुआडीह रेलवे स्टेशन, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के मडुआडीह क्षेत्र में स्थित है और यह वाराणसी का एक टर्मिनल स्टेशन भी है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ जो वाराणसी जंक्शन है इसका मेन जंक्शन है, ठीक है। मेन जो यहाँ पे स्टेशन है वो आपका वाराणसी जंक्शन है। यहाँ पर भारी भीड़ होने के कारण रेलवे के एक उच्च सुविधा वाले टर्मिनल के रूप में इसको विकसित किया गया है, जो आपका मडुआडीह रेलवे स्टेशन था, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया, बनारस रेलवे स्टेशन। ये आपका नाम चेंज होता है अगस्त 2020 में, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। और अगर हम बात करें तो पहले जो इसका कोड हुआ करता था मडुआडीह का, वो MUV हुआ करता था, जिसका अब कोड बदल गया है BSBS, ठीक है। तो ये आपका रहा बनारस रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि PM मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर से पहली बार डीजल से इलेक्ट्रिक रूपांतरित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इतिहास ही रचा भारत ने कि डीजल से इलेक्ट्रिक रूपांतरित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। मतलब जो डीजल लोकोमोटिव था उसको इन्होंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कहाँ से इसको हरी झंडी दिखाई गई? वाराणसी, मुंबई, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो जस्ट अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ये वहीं की खबर है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये वाराणसी में जो डीजल इंजन था उसको वहाँ के इंजीनियर्स ने मिलकर के इलेक्ट्रिक इंजन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो ये रही आपकी जो वो डीजल लोकोमोटिव इंजन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें इस रेल इंजन की तो इस पर काम जो शुरू हुआ था वो 22 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ था और 28 फरवरी 2018 को इसको रवाना किया गया, ठीक है। और इसमें महज 69 दिन का समय लगा, ठीक है। मतलब 2 महीने के करीब इसमें समय लगा था इसको बनाने में, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। तो इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये डीजल इंजन है और ये आप देख सकते हो इसको फिर इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाम क्या था इसका? तो WDG-3A, ठीक है, WDG-3A डीजल इंजन को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? WAG-C3 में, ठीक है। यहाँ पे WAG-C3 में कन्वर्ट कर दिया गया। 2 इंजनों को चेंज किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो DLW में किया गया था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इसका नाम होता था। इसका भी नाम चेंज करके बनारस लोकोमोटिव कर दिया गया, ठीक है। जैसे मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है, बनारस रेलवे स्टेशन। वैसे ही यहाँ पे जो डीजल लोकोमोटिव वर्क है DLW, उसका भी नाम चेंज करके BLW कर दिया गया, ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि किसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो अब इसका नाम बनारस लोकोमोटिव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका को जोड़ने वाली विशेष यात्री रेल का नाम बताइए। तो यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के ढाका तक को जोड़ने वाली विशेष रेल यात्री का नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या फिर ऊपर के सभी?
तो यहाँ पे जो ऊपर के आपको ये तीनों दिख रहे हैं, बंधन एक्सप्रेस, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस, ये तीनों के तीनों भारत को बांग्लादेश से जोड़ती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है न्यू जलपाईगुड़ी से, जो कि वेस्ट बंगाल में है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक को जोड़ने वाली कौन सी ट्रेन है? तो ये आपका मिताली एक्सप्रेस है, ये तीसरी ट्रेन है, ठीक है, तीसरी ट्रेन है जो कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। इससे पहले आपका मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, दो और ट्रेनें हैं जो कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ती हैं। अगर हम बात करें क्या खास है मिताली एक्सप्रेस की, तो जब बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा था, मतलब 50वां वर्ष मना रहा था, उस टाइम पे राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच दोनों पड़ोसी देशों के दोनों प्रधानमंत्रियों ने 26 मार्च 2021 को ढाका से 513 किलोमीटर के नए मार्ग पर 10 डिब्बों वाली नॉन स्टॉप यात्री ट्रेन, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन थी, इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेन था मिताली एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन बांग्लादेश के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती पर, जब वो ये अपना स्वर्ण जयंती मना रहे थे स्वतंत्रता की, उस दिन पर 26 मार्च 2021 को इसको खोला गया। 513 किलोमीटर टोटल इसका रूट लेंथ है, राइट। बढ़ जाते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि और भी कितनी ट्रेनें हैं जो कि भारत से मतलब दूसरे देशों तक जाती हैं, ठीक है। दूसरे देशों क्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान की ही बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बांग्लादेश से जाने वाली, पहले मैंने आपको बताया, एक मैत्री एक्सप्रेस है, ठीक है, जो कि कोलकाता से ढाका तक जाती है। वहीं पे एक बंधन एक्सप्रेस है, ये भी आपका कोलकाता से खुलना तक जाती है, खुलना एक शहर है बांग्लादेश में, वहाँ तक जाती है। और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक जाती है। वहीं पे जो मिताली एक्सप्रेस है, अभी अभी हमने देखा, ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक जाती है। और समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये दोनों के दोनों जो है वो पाकिस्तान तक जाती हैं, ठीक है। ये आपका नई दिल्ली से अटारी बॉर्डर के रास्ते लाहौर तक जाती है पाकिस्तान में। और वहीं पे जो थार एक्सप्रेस है, जिसको थार लिंक एक्सप्रेस बोला जाता है, ये आपका जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से कराची तक जाती है पाकिस्तान के, ठीक है। ये भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर के कराची तक जाती है, राइट। तो ये अदर भी आपको पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि दूसरे देशों में जाती हैं, ठीक है। और इसको जाने के लिए आपके पास, जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश का जो बांग्लादेश में आप जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो अब ये रेलवे स्टेशन पूछने का क्या रीज़न हो सकता है? पहली बात तो ये कहाँ स्थित है, तो सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो जो मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन है, ये आपका मेघालय में स्थित है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो मेहंदी पाथर है ना, मेघालय में अब तक केवल 2 ही रेलवे स्टेशन है, ठीक है। वो भी पहला जो रेलवे स्टेशन था वो 2014 में, ठीक है, स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन, ये मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स ज़िले में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन मेघालय का पहला रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का आधिकारिक तौर पर जो उद्घाटन किया गया वो 30 नवंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा संचालित है, ठीक है, NFR, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा ये संचालित है, जो आपका मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और मेघालय में केवल 2 ही रेलवे स्टेशन है, ये आपको बस पता है। बाकी तितलिया बिरनी हाट लाइन मेघालय की दूसरी रेल परियोजना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो दूसरा रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नलबारी रेलवे स्टेशन, ठीक है, नलबारी, NALBARI, नलबारी रेलवे स्टेशन। तो ये दूसरा रेलवे स्टेशन है। और पहला जो रेलवे स्टेशन 2014 में बना वो मेहंदी पाथर रेलवे स्टेशन, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। लेकिन मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ कि भारतीय रेलवे में जो रिजर्वेशन सिस्टम था वही कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तो कंप्यूटर से है, लेकिन इसके पहले तो बिना कंप्यूटर के ही होता था ना, तो वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो पहले अगर हम बात करें कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सिस्टम का, तो वो आपका 1986 में हुआ था। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये 20 फरवरी 1986 को होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था भारतीय रेलवे में, तो वो आपका स्टार्ट हुआ था 1951 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1951 में रिजर्वेशन सिस्टम इंडियन रेलवे में स्टार्ट हुआ और 1986 में कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये आपका न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेलवे टिकट में रियायत पाने के लिए, मतलब कंसेशन पाने के लिए महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी?
तो यहाँ पे आप लोग गलती से 60 मत करेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे महिला वरिष्ठ नागरिक की बात करी जा रही है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जो टिकट करते होंगे आपको पता होगा, बट यहाँ पे जो महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए ये 58 वर्ष तक है, ठीक है। तो अगर महिला अगर कोई है वो 58 वर्ष की है तो उसको सीनियर सिटीजनशिप के तौर पे देखा जाएगा और उसको उसमें कंसेशन दिया जाएगा। हालांकि मैं कहीं भी कंसेशन देखा नहीं हूँ अभी तक, ऑनलाइन में तो नहीं देखा, हो सकता है काउंटर में मिलता हो या फिर आप लोग जानते होगे तो अलग बात है। बट ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 58 वर्ष वरिष्ठ नागरिक महिला के लिए, ठीक है। और अगर पुरुष की बात करें तो वो 60 वर्ष है। यहाँ पे अगर हम बात करें नियमानुसार तो न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिक रेलवे टिकट में रियायत का लाभ उठा सकती है। उन्हें मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी, दुरंतो ट्रेनों के सभी वर्गों में किराए में रियायत दी जाती है, ठीक है। और पुरुषों के लिए लाभ उठाने के जो कंसेशन के लिए न्यूनतम आयु है वो 60 ईयर है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जो कंसेशन दिया जाता है वो अगर हम बात करें मेल के लिए तो 40% दिया जाता है, जबकि फीमेल की बात करें तो ये 50% दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक राजकुमार नाम लिख करके 1960 में इनको दिखाया कि इनका जो जन्म है वो 1960 में होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन का, ठीक है। बट यहाँ पे इसको सब कुछ आप ओके करोगे ऑनलाइन में तो ये होता नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 60 का मतलब टोटल 63 ईयर के हो गए, 60 से ऊपर हो गए तब इनको ये शो कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर इन्हीं को मैं अगर राजकुमार को फीमेल कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने 65 कर दिया, ठीक है। मतलब अब ये एग्जैक्ट 58 साल के हो गए, ठीक है, फीमेल लेकिन कर दिया हूँ मैं। तो अब तब भी यहाँ पे आप देख सकते हो, तब भी यहाँ पे ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन से कंसेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है कि 58 अगर साल की महिला है तो उसको सीनियर सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा, और अगर पुरुष है तो उसको 60 ईयर पे देखा जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश के पूर्वी हिस्से में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे देश में नहीं पूछ रहा है, देश के पूर्वी हिस्से में पूछ रहा है। नहीं तो आप लोग 1853 मार दोगे, बॉम्बे टू थाने वाला, ठीक है, वही आपको याद रहता है हमेशा। तो यहाँ पे देश के पूर्वी हिस्से की बात कर रहा है। यहाँ पे पहली रेलवे लाइन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ठीक 1 साल बाद अगर हम बात करें तो 1854 में देश के पूर्वी हिस्से में भी रेलवे लाइन बिछना प्रारंभ हो गया था, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देश के पूर्वोत्तर भाग में पहली जो रेलवे लाइन थी वो हावड़ा से हुगली के बीच थी, ठीक है। यह 37 किलोमीटर का क्षेत्र घेरती है और स्वतंत्रता दिवस के दिन पर 15 अगस्त 1854 को इसका उद्घाटन किया गया। और अगर हम बात करें तो इस रेलवे लाइन को 1854 में पंडुआ तक और बाद में 1855 में रानीगंज कोयला खदान तक बढ़ा दिया गया, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे डैश खंड का उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यही नहीं, यहाँ पे मैं आपको 3 प्रोजेक्ट बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। DFCCIL का ये क्वेश्चन है और ये आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। DFCCIL से रिलेटेड जितने भी हैं वो तो आपको एकदम कन्फर्म अच्छे से देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 जनवरी 2021 की बात की जा रही है। 306 किलोमीटर लंबे किस खंड का उद्घाटन किया गया था। दादरी, खुर्जा, सोननगर, दानकुनी या रेवाड़ी मदार या वडोदरा, सचिन। तो ये आपका रेवाड़ी मदार खंड का, ठीक है, ये 306 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया गया था 7 जनवरी 2021 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहाँ पे देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये आपका रेवाड़ी मदार प्रोजेक्ट रहा, ठीक है। ये 306 किलोमीटर का खंड है जिसका उद्घाटन 7/1/2021, ठीक है। हो सकता है आपको न दिख रहा हो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस लिख देता हूँ। तो 7/1/2021 की बात है ये कि रेवाड़ी मदार खंड 306 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और वहीं पर अगर हम बात करें, 2 मैं अब आपको और बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको 2020 का बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये पुराना है क्योंकि। तो ये आपका खुर्जा भाऊपुर सेक्शन, जो खुर्जा भाऊपुर सेक्शन है 351 किलोमीटर का, इसका उद्घाटन किया गया 2020 में, ठीक है। 2020 में डेट था आपका 29, ठीक है, 29 दिसंबर का, 29/12/2020। ये आपका खुर्जा भाऊपुर सेक्शन है जो कि 351 किलोमीटर का है। और सारे के सारे जो इनॉग्रेशन थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये तो आपको याद करना ही नहीं है। रही बात डेट की, तो डेट बस याद कर लेना है और कौन सा सेक्शन था। तो खुर्जा भाऊपुर सेक्शन 2020 में, और 2021 में रेवाड़ी मदार जो कि 7/1/2021 में इसका उद्घाटन किया गया। 306 किलोमीटर का ये सेक्शन है। और वहीं पे अगर हम बात करें मदार पालनपुर सेक्शन जो कि 353 किलोमीटर का है, जस्ट 1 साल बाद 2022 में, ठीक है, 18/6/2022, ये आपको याद रखना है। 18/6/2022 को यहाँ पे मदार पालनपुर सेक्शन का उद्घाटन अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें पालनपुर, जो ये मकरपुरा है 290 किलोमीटर का सेक्शन, ये भी अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा।
कि ये चालू हो गया है, इसका भी उद्घाटन किया गया था 30/9/2022 को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो 30/9/2022 को ये आपका पालनपुर मकरपुरा 290 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसका उद्घाटन किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसका एक नोट बना लीजिए, ठीक है, इसको एक जगह पे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर आपको हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछना होगा यहाँ से उठा करके पूछ सकता है कि किसका इनाग्रेशन किया गया था। स्पेशली आपको ये जितने 2020, 2021 और 2022 के हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप बोल रहा है, तो आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि जमालपुर में क्या चीज़ था। मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थी वो आपका जमालपुर में है, ठीक है, जमालपुर। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है, बिहार में। और अगर आप इंडिया के मैप की बात करोगे तो जो बिहार है वो आपका थोड़ा ईस्ट साइड में आता है। हालांकि जो बिहार में हाजीपुर है वहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ठीक है। बट ये जो इसकी स्थापना की गई थी किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा की गई थी, तो ये आपका ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पूर्व रेलवे। हालांकि यहाँ पे ECR ऑप्शन में ही नहीं था, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि ईस्ट में बिहार पड़ रहा है तो ईस्टर्न रेलवे ने ही इसका किया होगा, ठीक है। जमालपुर बिहार में पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है रेलवे का वो भी जमालपुर में ही है, राइट। तो ये आपका जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना पूर्व भारतीय रेलवे ने की थी। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को होती है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो कि 1962 में ही हो गई थी, काफ़ी पुराना अर्थ। सोचिए 1862 में ही इसकी स्थापना हो गई थी जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1919 में WE क्रूम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने डैश के लिए मेट्रो लाइन की सिफारिश की थी। तो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप इसको याद रखना। हालांकि जो इसका करेक्ट आंसर है कि WE क्रूम द्वारा एक समिति का गठन किया था जिसने कोलकाता मेट्रो के लिए, ठीक है, कोलकाता मेट्रो लाइन के लिए सिफारिश की थी, ठीक है, यहाँ पे। तो क्योंकि सबसे पहले जो आपका मेट्रो स्टार्ट हुआ था वो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। आपको दिन भी याद होगा, मैंने कई बार इसको बताया है, 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि कोलकाता मेट्रो लाइन की सिफारिश जिसने किया था, ठीक है, एक समिति का गठन किया गया था उसके लिए, कोलकाता मेट्रो लाइन की जिसने सिफारिश की, तो वो जो समिति का गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आप याद कर लेना कि ये WE क्रूम, ठीक है, WE क्रूम द्वारा किया गया था एक समिति का गठन, और उसी ने मेट्रो रेल लाइन की सिफारिश की थी, ठीक है। 1919 की बात है ये, जबकि 1984 में मेट्रो पहला, मतलब भारत में अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है कोलकाता में। सिफारिश 1919 में हुआ था, बट ये इस पर विचार बैठ नहीं पाया और इसको ड्रॉप कर दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे सितंबर 1919 में, तो WE क्रूम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने कोलकाता के लिए एक मेट्रो लाइन की सिफारिश की, ठीक है। इस लाइन की बात करें तो हुगली नदी के नीचे एक सुरंग के माध्यम से पश्चिमी में बनारस रोड, अगर हम बात करें सलकिया को पूर्व, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बागमारी कनेक्ट करने के लिए हावड़ा में इसको होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कोलकाता में अंडर वाटर ट्यूब रेल की योजना जो थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी जब वे लंदन में टेम्स नदी के नीचे एक सुरंग का निर्माण कर रहे थे। बट हुआ यूँ कि ये जो यहाँ पे इनका जो निर्माण ये कर रहे थे, जब देखे कि ये कोलकाता में पहली बार तो मिट्टी का परीक्षण किया गया तो इस पर ये खरा नहीं उतरा, उसके बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया, ठीक है, जब इसका टेस्टिंग किया तो। क्योंकि यहाँ पे जो परियोजना की जो लागत थी वो लंदन में उनके द्वारा बनाई गई लागत से 6 गुना अधिक थी, ठीक है। जो लंदन में ब्रिटिश सरकार बना रही थी अंडर वाटर ट्यूब रेल, उसकी जो खर्चा था उससे ये 6 गुना अधिक इस पर खर्चा आ रहा था। और क्योंकि यहाँ पे जो इसका मिट्टी का परीक्षण किया गया था वही यहाँ पे सही नहीं हो पाया, तो इन्होंने इसके विचार को फिर ड्रॉप कर दिया गया। तो बस इतना याद रखना है, हिस्ट्री का काफ़ी कुरेद के क्वेश्चन पूछा है ये कि WE क्रूम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था कोलकाता मेट्रो के सिफारिश के, इसके मतलब कोलकाता मेट्रो की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर पूर्व सीमांत का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व सीमांत का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो ये आपका जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अगेन मैं नक्शा नहीं बना पा रहा था तो नक्शा ही उठा लाया हूँ। तो ये आपका आप नॉर्थ ईस्ट आ जाइए, तो ये आपका रहा नॉर्थ, ये रहा आपका ईस्ट, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब इस साइड होना चाहिए था, ठीक है। तो इस साइड ना होकर के मतलब हाँ थोड़ा उसी साइड है। तो ये आप देख सकते हो एकदम इधर चले जाइए, बांग्लादेश के भी इधर थोड़ा जो आपका एरिया है, तो असम के गुवाहाटी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है मतलब उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, जिसको पूर्वोत्तर भी कहते हैं सीमांत रेलवे, वो आपका उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, असम के गुवाहाटी में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों की विशेषज्ञता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डैश में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान RRTI का उद्घाटन किया, ठीक है। RRTI का मतलब क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मतलब रीजनल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रीजनल
रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान RRTI का उद्घाटन किया? तो गाजीपुर में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। गाजीपुर में इसका उद्घाटन किया गया रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। किसने किया था ये? तो उस टाइम पे मनोज सिन्हा जो भारतीय रेल राज्य मंत्री थे, ठीक है, भारतीय रेल राज्य मंत्री थे, ठीक है। तो उन्होंने उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने उत्तरी पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए गाजीपुर में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान RRTI, ठीक है, रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कोई यात्री घायल हो जाता है, तो ये देखिए जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था ये 2018 में किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था कि 2018 तो थोड़ा सा रिसेंट का हो जाता है कि इसका जो स्थापना हुआ था ये आपका कहाँ पे हुआ था? गाजीपुर में हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन गाजीपुर में हुआ था और किसने किया था? तो मनोज सिन्हा उस समय पे भारतीय रेल राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कोई यात्री घायल हो जाता है तो वह डैश तक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का दावा कर सकता है? तो कितने लाख रुपए तक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का दावा कर सकता है? वैसे भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन अभी आपने देखा कि ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे भी हालांकि वहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोला था कि 10 लाख रुपए सभी को दिया जाएगा जो भी जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उनके लिए, और 50,000 रुपये की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो घायल थे उनके लिए था, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का जो दिया गया था मुआवजा के तौर पे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दिया गया था। बट यहाँ पे आप केवल मात्र 0.35 रुपया, ठीक है, बस इतने रुपए बचाने के लिए आप यहाँ पे ये मिस कर देते हो। 2 लाख रुपए तक का आपका बीमा हो सकता है इसके जो यहाँ पे अगर आप टिकट बुक करते हो तो वहाँ पे एक ट्रैवल इंश्योरेंस करके आता है जिसको आपको ख़रीदना पड़ता है, जो मात्र 0.35 रुपये का मिलता है। ख़रीदने का मतलब कि बस आपको टिक लगाना होता है कि आपका एडिशनल ये इसमें इतना रुपया जुड़ जाता है, ठीक है। तो यदि कोई यात्री घायल हो जाता है तो वह डैश तक अस्पताल में भर्ती होने का खर्च का दावा कर सकता है, तो रुपया 2 लाख तक का। इससे मतलब कि वहाँ पे जो भी अस्पताल में उसके दवा वगैरह का खर्च आएगा, जो भी उसका इलाज होगा, वो 2 लाख रुपए तक का उसको क्या होगा, वहाँ पे उसको कंसेशन मिलेगा। बाकी उसके ऊपर जाता है तब उसको देना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका 2 लाख रुपये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तत्काल एक टिकट आरक्षण योजना है जो यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देकर यात्री की तारीख से पहले टिकट बुक करने की अनुमति देती है। तो कितने दिन पहले अगर हम बात करें तो 1 दिन, 12 घंटे, 2 दिन या फिर 6 घंटे। तो यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है, पहला और तीसरा, ठीक है, लेकिन आपका जो अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है तो आपको पहला आंसर करेक्ट मारना है, 1 दिन पहले, क्योंकि रूल तो ऐसा ही है कि 1 दिन पहले तत्काल टिकट बुक होती है। लेकिन जब कभी कभी आप देखोगे जो ट्रेनें 24 घंटे से भी अधिक चलती है, वैसे तो काफ़ी चलती हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 1 दिन एडवांस में भी आपको टिकट देखने को मिल जाता है बुक करने के लिए। जैसे आपको अगर 25 तारीख को जाना है, ठीक है, किसी भी 25 तारीख को जाना है तो 24 तारीख को टिकट आप बुक कर सकते हो, तत्काल टिकट। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे 1 दिन एडवांस ही होता है। अगर 25 तारीख का तो 23 तारीख को ही इसकी टिकट बुकिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो ट्रेन होती है वो 23 तारीख को ही चल देती है और आपके यहाँ 25 तारीख को पहुँचेगी, तो जो उसकी बुकिंग है वो 23 तारीख को स्टार्ट हो जाती है। तो 1 दिन एडवांस भी होता है, तो 2 दिन पहले भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके सामने केवल 1 दिन पहले ही है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। वैसे यही माना भी जाता है कि 1 दिन पहले तत्काल टिकट बुक होता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप सब लोग टिकट बुक करते ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 महीने में आधार सत्यापित यात्री द्वारा IRCTC की वेबसाइट या ऐप से अधिकतम कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 1 महीने में आधार अगर हम बात करें सत्यापित यात्री द्वारा IRCTC की वेबसाइट पर अगर आप खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कितना टिकट बुक कर सकते हो 1 महीने में? तो 6, 10, 12, 24, तो कौन सा आप यहाँ पे करेक्ट मानते हो? तो हो सकता है आप 12 को करेक्ट मार दो, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक 12 ही टिकट अलाउ थे, ठीक है, आप बुक कर सकते थे 1 महीने के अंदर तक। लेकिन फिर ये 6 जून 2022 की बात है, ठीक है, 6 जून 2022 की बात है यहाँ पे कि अब तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब टोटल 24 टिकट्स आप क्या कर सकते हो 1 महीने में कर सकते हो। मस्त अपना आइए जाइए 24 बार आप अपना टिकट 1 महीने में अपने एक सिंगल ID से कर सकते हो। लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए, आधार से क्या होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। अगर आप आधार से सत्यापित नहीं करते हो तो आप महज 12 ही टिकट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर 24 टिकट करना है तो आपको उसको आधार से पहले लिंक करना होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली वाईफाई ट्रेन है? तो पहली वाईफाई ट्रेन कौन सी बन गई है?
सोलापुर हासन स्पेशल ट्रेन, या फिर हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, या फिर कालका मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब आप ट्रैवलिंग के दौरान भी वाईफाई यूज कर सकोगे, वाईफाई कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो ये आपका मिलेगी हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान भी वाईफाई का लुत्फ उठा सकोगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पहली वाईफाई ट्रेन आपकी ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो अब मेट्रो स्टेशन की बात करी जा रही है, वैसे तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपका आता है हावड़ा, ठीक है। हावड़ा ये मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा, टोटल 23 प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं। बट ये व्यस्त मेट्रो स्टेशन की बात करी जा रही है तो ये आपका दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बात करी जा रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। ये आपका सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन बन चुका है, ठीक है। तो भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक कोच कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये आपका किस वर्ष स्थापित किया गया था। एक्चुअली अभी आपका जो एलएचबी कोचेज़ बन रही हैं, ठीक है, एलएचबी कोचेज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो वो यहाँ पे बनता है, ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री में। तो ये किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया था, तो 2012, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको साल नहीं हुआ, तो 2012 में इसको स्थापित किया गया। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें आधुनिक कोच कारखाना का जो कि रायबरेली में स्थित है, मैंने और भी सारे आपको यहाँ पे बता रखे थे पिछले लेक्चर में जितने फैक्ट्री वगैरह थे। इसकी स्थापना देखिए 2012 में हुई थी। यह भारतीय रेलवे की कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है। बाकी कारखाने की नींव सोनिया गांधी ने रखी थी और कारखाने का निर्माण देखिए इरकॉन कंपनी ने किया था, इसके बारे में मैंने बताया अभी पिछले लेक्चर में। और कारखाना प्रतिवर्ष लगभग 1000 एलएचबी कोच बनाता है, ठीक है। एलएचबी कोच एक आपका आईसीएफ कोच होता है जो कि पुराना अब हो चुका है, अब आपके सारे एलएचबी कोचेज बनते हैं। तो ये आपका आधुनिक कोच कारखाना या फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो आपका रायबरेली में स्थित है, 2012 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में डैश के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और काफ़ी फेमस है, शायद मैं करा भी चुका हूँ। तो ये आपका बम्बई और कुर्ला के बीच, ठीक है, जिसको अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT नाम से जानते हो, यहाँ से लेकर के कुर्ला तक चली थी, ठीक है। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और चली कब थी ये, तो ये आपकी चली थी 3 फरवरी 1925 को। डेट तो आपको याद ही होगा, ये मैंने एक आध बार कराया है शायद, ठीक है। तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला मतलब CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक चली थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत कितने राज्य शामिल होंगे। तो देखिए कुछ भी आपसे इससे पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही बोला कि सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने राज्य से होकर के गुजरेगा, कितने राज्य में कि क्या लेंथ है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, EDFC की। तो ये जो आपका है टोटल 6 राज्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको इसकी टोटल रूट लेंथ पता होनी चाहिए। टोटल 1875 अब हो चुकी है जो करेंट डाटा है ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये आपका आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, टोटल 6 राज्यों से होकर के गुजर रही है, जिसमें 1078 किलोमीटर यूपी, सबसे अधिक यहाँ पे जो इसका रूट लेंथ होगा यूपी में होगा और सबसे कम हरियाणा में 72 किलोमीटर। वहीं पे वेस्टर्न अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो 1506 किलोमीटर इसका टोटल रूट लेंथ हो जाता है। बाकी ये आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र मतलब 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। और सबसे कम बात करें तो यूपी में है और वहीं सबसे ज़्यादा बात करें इसका जो नेटवर्क है या फिर रूट लेंथ है वो आपका राजस्थान में 567 किलोमीटर है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कहाँ से कहाँ तक है ये भी पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो पंजाब के लुधियाना से होते हुए वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक है। वहीं पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये यूपी के दादरी से होते हुए महाराष्ट्र के JNPT, ठीक है, दिख नहीं रहा है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस तक है। तो बस ये सब चीज़ें आपको कई बार इसको पढ़ते रहना, जिससे आपको क्या होगा ये एकदम रट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आई थिंक आपका 9th वाला एपिसोड है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अब तक 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, आगे भी ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। बट मैं बार बार सोच रहा हूँ कि अगर एक अलग टॉपिक लूँ और ले नहीं पा रहा हूँ। बट यहाँ से आपको अब अलग टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर जो भी दिक्कत हो वो आप ज़रूर कमेंट करा करिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे कमेंट, जो भी आपको यहाँ पे डाउट लगे या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगे तो आप उसमें एक बार कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक